मंदिरों के अंदर, मोहनबाड़ी के अंदर देखे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर ज्ञानचंद जी जैन, रिनोन्ड साइंटिस्ट हैं, पूछिए आप इनसे। मेरा आपसे अनुरोध है, बंद कर दीजिए। ये तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, राष्ट्रपति भवन के अंदर श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले आई वॉज इन्वाइटेड देयर। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जैसे ही मेरे नाम के आगे कर्नल जैन लगा, उस महिला ने, सर्वोच्च महिला ने स्पेशल मुझे 10 मिनट का टाइम अलग से दिया। एक और आपसे आधा मिनट की चर्चा करता हूँ। 1993 काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन कश्मीर, मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। थिक ऑफ फायर था, बुरी तरह से हमारी भी कैजुअलिटी थी, उनकी भी कैजुअलिटी थी, लेकिन एक मरने वाला मुसलमान, वो जब उसने कहा कि मुझे बयान देना है तो मुझे अफसर चाहिए जो उसको मेरी बात आगे तक पहुंचाए मानव आयोग में, तो उसने सारे देखे, मेरे नेम टैग रखा हुआ था जैन, तो उसने कहा कि मुझे ये अफसर चाहिए। तो उसमें मेरी बहादुरी नहीं है, ये जैन की बहादुरी है। मतलब वो मरने वाला इंसान, उसको लगा कि इस जैनी में हो सकता है कुछ मानवता हो। मेरे में कुछ खास बात नहीं थी, मेरे को भी साइटेशन मिली, बात अलग है, एक मेडल हमारे पास भी लग गया 10 रुपए का। लेकिन जैन का जो हमें कम्युनिटी है उसको हमें मजबूत बना के रखना है। पोस्टर्स की बात आपकी मर्जी, आप लगाएं या ना लगाएं, आपकी मर्जी है, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। बिंदु नंबर 2, हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कि उनको पता होना चाहिए कि जैन क्यों। आज मुझे कोई कहे कि आप हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाइए, तो मैं उसको करवा दूंगा। ऐसे कि आप मुझे एक्सप्लेन करिए, या तो मुझे एक्सप्लेन कीजिए या मेरे से एक्सप्लेन हो जाइए। तो हम आगम की बात कर रहे हैं, प्राकृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ती किसी के। हम सिर हिला रहे हैं, समझ आई, हाँ आ गई, लेकिन वास्तव में समझदार नहीं है। हमारे जो 30 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं, हमें उनके लिए करना है। यदि वो कहें कि हमें शादी दिन में करनी है, रात को करनी है, आप क्या करेंगे? बगड़ा जी क्या कर सकते हैं? इनका बच्चा कहता है कि मैं तो शादी नहीं करता, आप खंडर बने हो, बनते रहो। हमें समझाना उनको है, और कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतने से अपनी बात को कहकर विराम देना चाहूँगा कि आखिरी आदमी जो बैठा है वो हमारे लिए पहले आदमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो जो पीड़ा उस इंसान को लग रही है वो मुझे भी लगती है। जब मुझे लगता है कि गांधी जी की हम बात नहीं कर सकते, उसकी माँ जैन है, जिसकी करेंसी पे नोट है, हम उसी को गालियाँ दे रहे हैं। हम चंद्रगुप्त के मौर्य की बात नहीं कर सकते क्योंकि उसके पीछे और दूसरी चीज समस्या है। हमारा कोई महाराज, कोई ज्ञानी ये निश्चित कर दे कि जैन धर्म के अंदर ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हैं, यानी कोई भी व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देके कुछ कर सकता हो या किसी को श्राप देके उसका विनाश कर सकता हो। ना हमारे धर्म में किसी को आशीर्वाद देने का प्रावधान है, ना विनाश देने का है। जो करना है मुझे करना है, स्वयं को करना है, आपके रूप में, छावड़ा जी आपके रूप में करना है। मैं आपके लेख पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आपका। तो आप लोगों से यही कहना है, समाधान की बात कीजिए, परेशानी की बात मत कीजिए। जी कर्नल, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? मेरा सिर्फ एक ही आप लोगों से निवेदन है कि मुझे चाहिए 18 से 25 साल के जो नवयुवक जो आगे बढ़ जाएं। जो हमारे यहाँ सभा में लोग उपस्थित हैं, वही अपने बच्चों को इसके चैनल में हम लोग डालेंगे। हम ऐसा सोचें कि हम हमारे बच्चों को इसमें जोड़ेंगे तो इनका कार्य, और बिल्कुल सही बोला है कि जब युवा शक्ति समझ जाएगी जब ही बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी गोदिका, वीरेंद्र जी गोदिका। वीरेंद्र जी गोदिका के बाद हम सुनना चाहेंगे पवन जी जैन को, पवन कुमार जी जैन। माननीय बेनाडा साहब, विवेक जी काला साहब, एनके सेठी साहब, बगड़ा साहब, माननीय प्रवीण जी छाबड़ा साहब, यहाँ सब लोग चिर परिचित लोग बैठे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि मैं सुनता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, कारण क्या है कि इतने बड़े बगड़ा साहब जैसे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको मैं कोशिश करके सदैव सुनता रहता हूँ,
और एन के सेठी साहब और विवेक जी काला साहब हमारे समाज के सिरमौर हैं, इनको भी सुनता रहता हूँ। तो ज़्यादा अच्छा रहता है मैं सुनता, और मैं कोशिश भी करता हूँ कि अदालत के बाहर मैं सुनने का काम ही ज़्यादा करता हूँ, और अदालत में जब मेरा बोलने का अवसर आता है, जब बोल के अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाता हूँ। आज के विषय के संदर्भ में जो मेरे को दायित्व दिया गया माननीय बगड़ा साहब की तरफ से, वो जिस प्रकार से हम समाज में देख रहे हैं कि पारस्परिक हमारे पारिवारिक विवाद इस कदर बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से वैवाहिक संबंध उनके बिगड़ने की स्थिति आ रही है, उसके बारे में प्रकाश डालने के लिए मुझे निवेदन किया है। बहुत लंबी स्टोरी के रूप में भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय की अपनी सीमा है, काफ़ी सारे लोगों को सुनना है। 2-4 मिनट में अपनी बात कह दूँगा। 1977 में जब मैं वकालत में एंटर्ड हुआ, तो शुरू से ही मैंने मैट्रिमोनियल केसेस में काम करना चालू किया, और जब 77 से लेके 81 तक मैंने वकालत इस तरफ का काम किया, तो मैंने जैन समाज के एक भी किसी महिला या पुरुष का कोई मुकदमा विवाह के विच्छेद से संबंधित, मेंटेनेंस से संबंधित कोई मुकदमा नहीं मिला। उस वक्त या तो कोई तेलियों में, जिसको हम उस ज़माने के लिहाज से जिनको कहते थे कि वो थोड़े नीचे क्लास के लोग हैं, उनमें विवाद होते थे, और वो भी बहुत कम होते थे। वो उन अधिकारी के सामने सुना करते थे जिनके पास पहले से बहुत सारे मुकदमे रहते थे, बहुत कम मुकदमे होते थे। 1980 में एक मुकदमा पगारिया साहब का, हमारे सीनियर एडवोकेट थे, श्वेतांबर जैन थे, उनके बच्चे का मुकदमा ज़रूर सामने आया। तो जब उसकी जानकारी की गई तो ये पता लगा कि पगारिया साहब ये चाहते थे कि जो दामाद साहब हैं वो अच्छे परिवार से हैं, और पगारिया साहब खुद बड़े वकील हैं, अच्छे परिवार से हैं, तो दामाद उनके यहाँ आके रहे, इस बात का विवाद था, और वो एक वैवाहिक मुकदमे की स्थिति में आ गया। ये कारण था उस ज़माने में। और सन 80 के बाद में, और आज जब हम 2013 में बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब ने बताया था, और मैट्रिमोनियल अफेयर्स में मेरे ख्याल से 25,000 के मामले, राजस्थान यूनिवर्सिटी वुमेन्स एसोसिएशन का मैं 25 साल से लीगल एडवाइज़र हूँ, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देता हूँ मैं, फ्री लीगल एड में। जितने मुकदमे वहाँ आते हैं, वहाँ मोस्टली मुकदमे आते हैं जैन समाज के, और जैन समाज में दिगंबर जैन समाज के। और जब सर्वे करने की नौबत आती है, तो मैंने वो ज़माना देखा है, चूँकि जयपुर के ट्रेडिशनल लोग हैं, मैंने वो ज़माना देखा है जहाँ जैन समाज के हर परिवार का परिवार आइडियल मैरिजेस कहलाया जाता था। बहू का सास का सम्मान करती थी, सास बहू का सम्मान करती थी, और आश्चर्य इस बात का था, बहू पूरे ससुराल के परिवार के लोगों का सम्मान करती थी। ये आइडियल मैरिजेस के रूप में, एक आदर्श दंपति के रूप में, आदर्श परिवार के रूप में देखा है। और आज उससे ठीक उल्टा, आप भी इसको जरा सर्वेक्षण करके देख लेना कि आज इससे ठीक उल्टा आप कभी कोशिश करके देख लेना, चाहे शहर हो, चाहे शहर की कॉलोनी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे राजस्थान से बाहर हो, आपको 2% अगर आइडियल पति पत्नी, आइडियल फैमिली मिल जाए, तो मेरे को आप बता देना, मैं आपका दास, सेवक, कुछ भी बनने को तैयार हूँ। एक तरफ 98%, 1%, 2%, इस प्रकार यही है। सेठी साहब, वास्तविक स्थिति क्या है, मैं वो आप दोबारा आपके सामने और निवेदन कर रहा हूँ। निवेदन क्या है, 50% से ज़्यादा वो मामले विचाराधीन है जो समन्वय के आधार पे चल रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है। और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है, चाहे महिला कर रही है, चाहे पुरुष कर रहा है, वो ये तय कर ले कि हमको कोऑर्डिनेशन नहीं रखना, हमको आइडियल मैरिजेस के रूप में रखना है, तो कल सुबह की तारीख में वो भी टूट जाएंगे, वो बंधन भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ सेठी साहब को कि इतना मत करिए। वास्तविक स्थिति ये है, जैसे पैचअप करते ना अपन, फेविकोल का पैचअप भी नहीं है जो कभी नहीं टूटता, ये उस जमाने में होता होगा। आज का पैचअप ऐसा है जो टेम्परेरी पैचअप है, वो सुबह तक तो रहता है, दोपहर में टूट जाए, आधे घंटे में टूट जाए, 1 घंटे में टूट जाए, किसी बात का कोई पता नहीं। खैर, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ 98 क्या 100% ही वो वैसे की वैसे बना रहे। इस सब काम के लिए पुरुषों पे जितनी जिम्मेदारी है, उससे ज़्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी है। और जैसा अभी सेठी साहब ने टेलीफोन पे मोबाइल की बात की
कि क्या हाल है, क्या सब्जी बनी है या नहीं बनी। आज तो टेलीफोन मोबाइल पे ये पूछा है कि तेरी ननंद क्या कह रही थी और तेरी सास क्या कह रही थी और कल रात को जो मामी सास आ रही थी वो कह रही थी। इस प्रकार की बात मोबाइल पे हो रही है, ये सारी बात हो रही है। और इस सारे मामले के पीछे कौन है? पुरुष भी है, मैं पुरुष की वो नहीं कहता, लेकिन महिलाओं में इस मामले में स्थान बहुत आगे है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं मुकदमों में हमारे पास आते हैं, पति से झगड़ा है, डाइवोर्स का कर लो, क्रूएल्टी का कर लो, डोमेस्टिक वायलेंस कर लो, डिमांड ऑफ डाउरी कर लो, 25 तरीके के कानून रोज कानून बन रहे हैं। वो कहते हैं साहब सबको नाम बना लो, पति को बना लिया कोई बात नहीं, सास को बना लिया, ससुर को बना लिया, देवर को बना लिया, मामी ससुरा को बना लिया, जो उज्जैन और कोटा में रहते हैं रिश्तेदार उसको बना लिया। और कोई ताज्जुब नहीं, अगर इस प्रकार से गति चलती रही तो उस डाइवोर्स के डिमांड ऑफ डाउरी के दावे में अगर कभी कोई दुर्भाग्य से विवेक जी काला साहब या सेठी साहब ने बीच बचाव कर लिया तो कोई ताज्जुब नहीं उस डिमांड ऑफ डाउरी में इनका नाम भी ऐड हो जाए। ये भी होने जा रहा है। अब एक दूसरी बात और कहता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, मितव्ययिता की बात हो रही है, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? हम सब लोग दे रहे हैं। कोई कटौती नहीं कर रहा है, और कोई कटौती करने की बात करता है उसको कहते हैं आप 20वीं सदी की बात कर रहे हो, आप कौन सी सदी की बात कर रहे हो? ये ध्रुव सत्य है जिसको कोई मानने को तैयार नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार विनय पापड़ीवाल जी यहाँ बैठे हैं, हम अपने जीवन में उतारे तब तो उसकी कोई सार्थकता है, वरना लंबा चौड़ा भाषण दे दें, खूब भाषण सब दे सकते हैं। इस प्रकार का चिंतन हम हमारे मन मस्तिष्क में करें। और हमने वो ज़माना भी देखा है, जैसे यहाँ तैयारी की बात हो रही थी, क्या तैयारी की, हमने वो ज़माना देखा है जहाँ 2 प्रकार की तैयारी होती थी। लड्डू मक्खन बड़े हो गए, वो साधारण परिवार, और जिसके घर में बर्फी और कोई भोजन बन गया वो अच्छा परिवार। बस यही हुआ करता था। पुराने ज़माने वाले लोग शायद इस बात को जान पाएंगे। और आज 200, 400, 500 पता नहीं कितने प्रकार के व्यंजन जिसको कोई जानता नहीं है, और टोटल मिक्स फूड हो रहता है, और उस प्लेट में रह के हम उसको खाते हैं। जहाँ तक रात्रि भोजी का सवाल है, मैं छोटा बच्चा था, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, अजमेर गया था, 2 धर्मशाला, छोटे दड़े की धर्मशाला और बड़े धर्मशाला। 4:30 बजे जीवन चालू और अंधेरे होने के पहले जीवन बंद हो जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था हमने अजमेर में देखी और भी कई जगह देखी है। और अब हम लिखाते हैं दिन में भी भोजन की व्यवस्था है जैन होने के बाद में। तो जब कार्ड देखने जाते हैं तो कहते हैं आप कैसे जैनी हो, आपके यहाँ तो जल्दी होना चाहिए। और पता लगे दुर्भाग्य से कोई समय पे पहुंच जाए प्रवीण जी भाई साहब, तो वहां कोई मिलेगा ही नहीं। एक शादी में मैं पहुंच गया समय पे, तो जिसने मुझे न्योता दिया था वो खुद ही नहीं मिला। पता लगा उनके परिवार वाले अभी तो घर से रवाना नहीं हुए, उसमें आने में समय लगेगा। तो हम कोशिश ये करें कि दिन में जीवन करें, हम कोशिश करें सादगी से कोई जीवन करें, हम कोशिश ये करें अधिक से अधिक अपनी बच्ची को देवें, हम कोशिश ये करें स्थावर संपत्ति के रूप में एक बढ़िया संपत्ति बनाए जिसमें पहली क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक के इस प्रकार के बच्चे बने। आखिरी में एक बात और निवेदन, अभी इन दिनों में मुझे अखबार में लगातार देखने को मिलने को मिला, सेठी साहब ज़्यादा जानते होंगे, पहले जब मैं अखबार में पढ़ता था मुझे खुशी होती थी, 90% जैन समाज के बच्चे पहली नंबर पे, 94, 95, 96, 97, 98, 99% जैन समाज के लोग, जैन समाज के बच्चे बच्चियाँ। और अब देख रहा हूँ मैं कि वो जैन समाज का आता है नंबर 80 के पहले, और सैनी समाज आ रहा है, कोई तलवार समाज आ रहा है, कोई गुजरात समाज आ रहा है, कोई गुजराती आ रहा है, दीगर समाज के लोग। और आपको आश्चर्य करना पड़ेगा, आपको आश्चर्य होना पड़ेगा, जिनको अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं उनकी बच्चियां खास तौर से पढ़ाई में सबसे आगे। और बहन जी यहाँ बैठी है, मैडम सामने डॉक्टर स्वीटी सोनी जी, इनको मालूम है किस प्रकार बच्चियों में एजुकेशन ज़्यादा। और आखिरी बात और जो सबसे बड़ी बात है, सबसे गहरी बात है, आज हमारी जैन समाज की बच्चियां पढ़ तो जाती, बहुत अच्छी पढ़ लेती है, सबसे ज़्यादा पढ़ लेती है, विवाह कहाँ होता है? जहाँ काम करते हैं वहाँ साथी मिल जाते हैं, विवाह हो जाता है। जैन समाज के लड़के का विवाह नहीं होता, जैन समाज के लड़के कम पढ़ते हैं, उनको कब अंक मिलते हैं? अल्टीमेटली स्थिति ये हो गई सेठी साहब, मैं आपको 50 लड़के बता सकता हूँ, लेकिन आप उनकी मैच की लड़की इसलिए नहीं बता सकते हैं वो BA भी पास नहीं किया उन्होंने। और 25 लड़की ऐसी बता सकता हूँ जो IITians, जो MITians पढ़ी हुई है, जिनको बढ़िया 50-50 लाख के पैकेजेस हैं, उनको जैन समाज के बच्चे मिलते नहीं है। अल्टीमेटली उनको दीगर समाज के लोगों में करना पड़ता है। ये बहुत गहरा चिंतन का विषय है। चूंकि मैं
कोई समाज का बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई समाज में हैसियत भी नहीं रखता हूँ। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने कोई गलत बोल दिया है तो मुझे क्षमा करें। आपने हमारे सामने मात्र कोरा सच प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगी श्री पवन कुमार जी जैन से। दो मिनट। आदरणीय बैनर्जी जी, श्रीमान सनत कुमार जी, विवेक जी, सेठी साहब और बगड़ा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और करीब करीब सारी बातें यहाँ हो चुकी है। जो मुद्दे यहाँ उठाए हैं उन पे चर्चा भी हो चुकी है। मैं दो ही बातें बोलना चाह रहा हूँ। इस मनुष्य गति में जैसा हम पढ़ते आए हैं, सबसे ज़्यादा मान कसाय हावी होती है। मनुष्य गति है, मान कसाय हावी होती है। उसका दूसरा नाम स्टेटस बोल दो, ईगो बोल दो। इस ईगो ने न आचार्यों को छोड़ा है, न पैसे वालों को छोड़ा है, न पढ़े लिखों को छोड़ा है, न विद्वानों को छोड़ा है। सभी इसी के वशीभूत हैं। इसीलिए इसमें पॉइंट आ जाता है, हमारे पोस्टर लंबे क्यों हो रहे हैं। इसका एक ही कारण है, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया। जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे, हम न इसमें फ़ोटो छपवाएंगे, न इतना पैसा खर्च करेंगे। 20-20 हज़ार रुपये के होल्डर्स बन रहे हैं। क्यों वेस्टेज हो रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार शादी विवाह में जो व्यंजन है, ये एक स्टेटस सिंबल है। न खिलाने वाले को पता है, न खाने वाले को पता है। और आप स्वयं देख रहे हैं इसमें कि उन जिन लोगों से हम पानी नहीं पी सकते, खाने में उन शादी में उनके हाथ से खाना खा रहे हैं, और वो खुशी से बता रहे हैं, पंडित जी साहब जय जिनेंद्र। क्या हो रहा है? ये हम सब स्टेटस सिंबल से वशीभूत हैं। ये विचार बगड़ा जी ने, सेठी जी साहब ने बताया, ये समिति बनी है। मेरे को इसका बहुत बहुत मैं इनको साधुवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में। और इस समिति में अगर मेरा कोई सहयोग आपको आवश्यक हो तो ज़रूर लें। ये कार्यक्रम हमारा, हमने दस्तक उठाई है, ये बढ़ना चाहिए और इन पे पुनः बार बार विचार होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जय जिनेंद्र। डॉक्टर विमल कुमार जी जैन, व इसके बाद श्रीमान रतन लाल जी गंगवाल। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। सम्मानीय मंच, सुधी श्रावक एवं श्राविकाएं, बहुत पहले नाम दिया था मैंने कि बोलने का नंबर आएगा, लेकिन बोलूँगा मैं टू द पॉइंट आपके लिए। बहुत सारी बातें इसमें आ गई, मैं उनकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ना कोई मुझे प्रवचन करना है और ना ही मुझे कोई भाषण देना है। जयपुर जैन सभा समिति बहुत आग्रह रहा बहुत दिनों से, आज भी आग्रह था। सुबह 9 बजे का निकला हुआ हूँ, 3:45 मेरी घड़ी में बज रहे हैं और विद्युत गण भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें एक नीचे बहुत अच्छा वाक्य दिया है, सच कहने का शिष्टतापूर्ण साहस। हाँ, शिष्टतापूर्ण। अब वो कैसा लिखा है वो तो छोड़िए, उसको अपन भाव समझ लेते हैं उसके। और बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, जो स्लोगन इन्होंने दिया है बहुत सुंदर है। और जब भी इनका पत्र आता था मैं इस पर बहुत सारा विचार किया है, इसलिए अब उस पर तो बोलना रहा मेरा। लेकिन इन्होंने अभी यहाँ आकर के कुछ एजेंडे दिए थे, उन्हीं के अंतर्गत मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे। सुझाव तो मैं क्या दे पाऊँगा, कितना बोल पाऊँगा, लेकिन बीच बीच में जो बातें आई हैं उन बातों को मैं आपका समर्थन करता हूँ। और जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है धार्मिक और सामाजिक विद्रूपताओं को दूर करने का, ये बहुत एक साहसपूर्ण कदम है। हर कोई इसको कर नहीं सकता है। बीच में एक बात ये भी आई थी, किसी वक्ता ने कहा था
कि समिति के कुछ सदस्य उन व्यक्तियों के घर जाएं जिनके बेटे या बेटियों की शादी हो रही है और उनसे ये निवेदन करें कि कृपया आप अपने व्यंजनों को कम कर लीजिएगा। हो सकता है यदि वो समझदार हैं तो आपकी बात से सहमत भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको वापस बैरिंग लौटना पड़े और उसके एवज में कुछ मिठाई भी आपको पहले से ही खाने को मिल जाए। जैन समाज के अंदर जो विद्रूपताएं चल रही हैं बहुत नज़दीकता से मैं देख रहा हूँ, यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। उन विद्रूपताओं का निराकरण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अभी किसी वक्ता ने कहा था, शायद छावड़ा जी ने कहा था, किसने कहा था कि जब कोई चीज़ घर कर जाती है तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बस वही स्थिति हमारे सामने हो गई है। और इस सब के अंदर मैं एक जो सबसे बड़ी कमी मानता हूँ वो दूसरों को दोष देने के बजाय हम अपने आप को दोष दें। क्यों नहीं, हमने संस्कारों को तो बिल्कुल समाप्त कर दिया है। हम बेटे और बेटी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जब तक हम खुद संस्कारित नहीं हों तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे उनसे। इस सब के अभाव में एक कारण है तो स्वाध्याय का अभाव। पहले पाठशालाएं चला करती थी, जैन पाठशालाएं, और उनका स्थान अब टीवी ने ले लिया है। क्या हम 1 घंटे 1.5 घंटे टीवी बंद नहीं कर सकते हैं? क्या घर के माता पिता उनको ये नहीं कह सकते कि जाइए आप मंदिर में 6 द्रव्य 7 तत्व तो पढ़िए? ये जन्म तो वहाँ से होना था संस्कारों का। आज मैं कहता हूँ मुझे गर्व है, मेरा बालक बहुत छोटा है अभी, मेरा मतलब मेरे साड़ू का दामाद है उनका छोटा बालक, वो बोलता है जब 7 बज जाते बोले नाना जी रात हो गई आप खाना खा रहे हो। मुश्किल से 4 साढ़े 4 5 साल का होगा। संस्कार कहाँ से आए? वो संस्कार हम देंगे तब संस्कार उनके अंदर उत्पन्न होंगे। संस्कारों की कमी है, इसलिए किसी को दोषारोपण देना ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप हाथ खड़े करके बताइए, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कौन अपने बेटे और बेटियों की शादी दिन में करेंगे? परसेंटेज लगा लीजिएगा, आप लगा लीजिए परसेंटेज। कहने और करने में बड़ा बहुत अंतर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलिए, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये जो बात आज यहाँ आई है, आदरणीय हमारे सामने वैद्य जी सुशील कुमार जी रहते हैं। शाम को जब कभी हम फुर्सत में होते हैं, वो बैठते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर चर्चाएं करते हैं, और वैद्य जी से बहुत अच्छी चर्चाएं होती हैं हमारी। और ये भी चर्चा उसके अंतर्गत थी कि अगर दिन में शादी हो तो डॉक्टर साहब आप क्या हमारा सहयोग कर सकते हो? मैंने पंडित का जो खर्चा होगा वो सारा का सारा मैं दूंगा, अगर कोई दिन में शादी और दिन में फेरे करवाता है तो। ये हम बैठ करके केवल चिंता, और इन्होंने इस चिंता को उजागर किया, आपके सामने लेकर के आए। ये सबसे बड़ी मैं सुदीप जी को जो है बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इनके प्रति मंगल भावना रखना चाहता हूं। इसके साथ में एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे। अभी पोस्टर इत्यादि की बात आई, मंदिरों में खासतौर से जयपुर में मैंने देखा है, पड़वा के दिन या क्षमावाणी के दिन अभिषेक की एक प्रक्रिया चलती है। बहुत सारे लोगों ने पैम्पलेट्स भी निकाले उसके बारे में, बहुत कुछ कहा भी गया है, लेकिन वो परिस्थितियां आज तक बदली नहीं हैं। रात्रि में अभिषेक की प्रक्रिया है यहाँ। मैं ये नहीं जाना कैसे अभिषेक होता है, क्या होता है क्या नहीं, लेकिन पंडित साहब यहाँ रात्रि को 8 बजे बाद अभिषेक शुरू होता है। जब हम रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, मोटी सी बात है ये, तो भगवान का अभिषेक रात्रि में कैसे? प्रश्न आपके लिए, सोचना आपको है, जवाब का इंतजार करूंगा। दूसरी बात, बहुत सारे वास्तुशास्त्री खड़े हुए हैं। आदरणीय बेनाड़ा जी, मुझे शायद ध्यान है मेरठ में उपाध्याय ज्ञान सागर जी के सानिध्य में चर्चा हुई थी, शायद आप थे, मुझे ऐसा ध्यान, बहुत पहले की बात है। अभी पोस्टर की बात आई, सारे मंदिरों को छेद करके रख दिया, उनकी हृदय को चीर दिया, पूरे मंदिरों को कील ठोक ठोक करके। ये फलानी माता जी की तस्वीर है, ये फलाने महाराज जी की तस्वीर है, ये उनकी तस्वीर है। एक मोटी सी सत्य बात है,
अपन मूल वेदी को ऊंचा रखते हैं, बाकी मंदिर की जो वेदियां होती हैं वो उससे नीचे होती हैं। समझ गए मेरी बात को? तो फिर फोटो उसके ऊपर क्यों? फोटो फिर वहां क्यों लग रही है वो फोटो? क्या वो तीर्थंकर से बड़े हैं? आप उतार नहीं सकते। आपने उतारने की चेष्टा की, आपकी टांग खींचेंगे, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, ये फलानी माता जी, आप उनसे द्वेष करते हैं। ऐसा कई मंदिरों में है और कई मंदिरों ने अच्छा निर्णय लिया है, ठीक है आप रख जाइए, मैं उठा के अपने उसमें रख दूंगा कबाड़ खाने में या जो भी उनका बना रखा है। सड़ती हैं, दीमक लग जाती है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक वर्ग से जुड़ा हुआ हूं, बोरे के बोरे भरे रखे हैं, दीमक खा गई उनको, क्या करें हम क्या ना करें समझ में नहीं आता। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी बेनानद जी ने एक बात कही थी, और निश्चित है वैदिक लोग तो ये कहते हैं वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवेत। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर बहुत सुंदर विवेचन किया है हिंसा और अहिंसा का। मैंने अभी कुछ दिनों के अंदर ये देखा, बाहर मुझे पता नहीं, मैं तो मेरे मंदिर की बात करता हूँ। 2 चौक हमारे मंदिर में है, संगीत जी के मंदिर में, मनिहारों के रास्ते में है। मैं बोलता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि जूते थोड़ी खाना है हमको, प्रक्षाल करना तो आता ही नहीं है, वो तो एक बहुत दूर की बात है। लेकिन वहाँ से निकलते हैं तो एक लोटा लेते हैं, पूरब की ओर खड़े हो जाते हैं, और ये जैन मंदिर के अंदर हो रहा है, ये होना चाहिए, इसको रोकने का दायित्व किसका है? जब कमेटी के मेंबर नहीं बोलते हैं तो दूसरा कौन बोलेगा? मतलब हम उसकी तो बात करते हैं और वैदिक संस्कृति को अपने घर के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। माने हमारे घर के अंदर तुम घुसे आए और हमको ही आंख दिखाने चले हो आप। ये मैं संगी जी का मंदिर है यहाँ मनिहारों के रास्ते में, दिगंबर जैन मंदिर, वहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं उसी मंदिर में जाता हूँ पूजा प्रक्षाल करने के लिए। अब उनको मैं क्या बोलूँ? लोटा लेकर के, कलश लेकर के सूर्य को जल देना वहाँ से प्रारंभ कर दिया, चौक में खड़े होकर के। दूसरी बात, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात आई थी अभी पंच कल्याणकों की पूजा विधानों की। भाई साहब, मैं समाज से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, और उन प्रतिष्ठाचारियों और पंडितों से जिसमें मैं भी हूँ, अगर संगीतकारों के ऊपर लगाम नहीं लगाई आपने, किसके ऊपर? संगीतकारों के ऊपर लगाम नहीं लगाई तो पूजा और विधान तुम्हारे धरे रह जाएंगे। पंडित उनके बिना हिल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, बैराग का प्रसंग चल रहा है और जन्म का गीत गाना तो जन्म का ही चलेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में बेटे की शादी है तो गीत किसका गाओगे? बेटी का। ये अनर्गल जो प्रासंगिक अप्रासंगिक परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई हैं, उसमें विधान की मूल आत्मा, पूजा की मूल आत्मा तो मर गई, केवल संगीत रह गया, और संगीत भी अनर्गल प्रलाप का रह गया। हाँ, कोई तात्विक हो, प्रासंगिक हो तो बात ये सही है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए। विधि विधान इसलिए हैं कि हम उनके बारे में जानें, उनके अंदर क्या तत्व का विवेचन किया गया है, क्या बात कही गई है, ये इसके लिए हैं। ये एक दूसरी बात। और ये तो मैंने बताया ही कि इस सब अभाव जो है हमारा एक स्वाध्याय के अभाव में है। आज हम कुछ जानते नहीं हैं, कुछ समझते नहीं हैं, तो जिसने जैसा कह दिया हमने उसको वैसा स्वीकार कर लिया, और उसी को ही हम बाबा वाक्य प्रमाणम मान करके जो है उसको चल रहे हैं। जबकि अपने यहाँ तो स्थिति ये है कि परीक्षा करके, परीक्षा प्रधानी हो करके हमें किसी बात को स्वीकार और अस्वीकार करना चाहिए। मैं अंत में यही कहूँगा आप सभी महानुभावों से कि कृपया संस्कारों का बीजारोपण अपने आप स्वयं से और अपने घर से करें, और स्वाध्याय की प्रवृत्ति पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हर कार्य में हमारी विजय होगी, निश्चित रूप से हम सफलता अर्जित करेंगे। इस कार्य के लिए मैं आदरणीय सुदीप जी साहब बगड़ा साहब को, सम्मानित पूरे मंच को और आप सभी को हार्दिक बधाई और देता हूं कि आपने मुझे सुना। और जो बीच में मुझे क्षणिक आवेश आया था वो इसलिए कि बीच में टोका टोकी कर रहा था, स्वाहा शब्द की बात कर रहे थे वो। मैं व्याख्या क्या करता हूँ, व्यक्ति देखिए वकील बहुत चतुर होता है अपने पॉइंट को घुमाने के लिए,
ऐसी विद्वान होता है। अब उन्होंने कहा स्वाहा वैदिक शब्द का रूप है, बिल्कुल है। अब कोई पूछे कि स्वाहा का मतलब क्या होता है, तो एक ही बात कहेंगे, स्वाहा माने समर्पण करना। लेकिन मैं क्या बात करता हूँ, मनोविनोद भी कर देता हूँ। स्व माने अपना, स्व माने अपना, और आहा माने आनंद। जिसे अपनी आत्मा में आनंद होता हो उसका नाम है। बात को कहाँ घुमाना है, कैसे क्या करना है, ये तो विद्वान के ऊपर, हमारे ऊपर भी उसकी व्युत्पत्ति और व्याख्या करने के ऊपर है। क्यों हम पकड़ के रह जाते हो उसको कि समर्पण ही स्वाहा है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी न किसी प्रकार से अपनी सच को बचाने के लिए और अपनी उन प्रवृत्तियों को, जो दुर्वृत्तियां जो घर कर गई हैं, उनको दूर करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। बधाई आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। सबसे पहले हम अपने संस्कारों को संभालें, यदि उनकी संभाल होगी तो आगे हम किसी और चीज़ पर दृष्टि देंगे, ऐसा हमें आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ। हम इसे अपने सुझावों में शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं चाहूँगी कि रतनलाल जी गंगवाल अपनी बात कहें, उसके बाद हमारे सामने परम श्रद्धेय बेनाडा जी के शब्द उद्बोधन से हम लाभान्वित होंगे। सम्माननीय मंच में विराजित विशिष्टजन और यहाँ पधारे हुए समाज के सभी सम्मानित बंधुगण, मैं सबसे पहले बगड़ा जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक चिंतन बैठक का आयोजन किया जिसमें समाज सुधार के विभिन्न मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया। इस सभा सदन में साल में 2-4 बार आने का मुझे मौका मिलता है और मुझे इस बात की खुशी है कि आज की उपस्थिति अपने आप में एक प्रशंसनीय है कि जो यहाँ इतने प्रबुद्ध लोग इस बात पे चिंतन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इस बात को द्योतक है कि वाकई उनके अंतर्मन में पीड़ा है कि समाज में सुधार की गति आगे बढ़नी चाहिए। मैं इन बिंदुओं में एक ही बिंदु पे बात करूँगा, वो है हमारे शादी के व्यंजनों का, जिसको सभी वक्ताओं ने प्राय उठाया है और हमारे मुख्य वक्ताओं ने तो विशेष रूप से उस पर जोर दिया है। पिछले 15 सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, राजस्थान जनसभा, दिगंबर जैन महासमिति और भी संस्थाओं की मीटिंगों में जाने का मुझे अवसर मिलता है और सब जगह ये विषय आया है। पहले आया 15 व्यंजन हो, 18 व्यंजन हो, 21 व्यंजन हो, फिर यही प्रश्न आया कि जहाँ ये हो वहाँ उस संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी जाने का ये नियम ले कि हम ऐसी शादी में नहीं जाएंगे। तो वहाँ ये हो गया कि हम घर में नहीं करें, हमारे रिश्तेदारों में हम कैसे रुक सकते हैं, फलाने के हम कैसे रुक सकते हैं। तो आखिर उसमें अवरोध पैदा हो गया और खाली प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव पास होने से कोई कार्य होता नहीं। सेठी साहब ने सुझाव दिया कि 5-7 व्यक्ति जयपुर समाज समिति के जाएँ जिसके यहाँ शादी हो और वहाँ उसको रोकें और यदि वो नहीं होता है तो उसका बहिष्कार करें। बहिष्कार किस अधिकार से करें? उन 5-7 व्यक्तियों का अधिकार है कि उसका बहिष्कार कर दें। उनका बहिष्कार से समाज के लोग उनकी बात को मान लेंगे। मैं एक उदाहरण दूँ आपको। यहाँ जयपुर में मैत्री समाज है जिसकी 30-40 हज़ार व्यक्ति हैं। उनके समाज की एक संस्था है जो बाकायदा उनका प्रतिनिधित्व करती है और उन लोगों ने ये तय किया कि हमारे समाज में इतने निश्चित व्यंजन होंगे और उस समाज की जो समिति है उसके 5-7 पदाधिकारी वहाँ जाते हैं, पहले मुआयना करते हैं कि वाकई उतने ही व्यंजन बने हैं। उसके बाद ही जिम्मन शुरू होता है और यदि कुछ भी ज़्यादा है तो हटा देते हैं, नहीं उसका बहिष्कार करते हैं। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जिम्मन फैल हो गया, लोग सतर्क हो गए। हम किस अधिकार से बात करें? ये हमारे जयपुर समाज की विसंगति है कि यहाँ एक ऐसी कोई संस्था नहीं है जो पूरे जैन समाज को प्रतिनिधित्व दे सके। तो प्रश्न आता है सुधार कैसे हो? इसी एक बिंदु पे मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ 70-80 कॉलोनियाँ हैं। 70-80 कॉलोनियाँ नहीं है, वो 70-80 गांव हैं, कस्बे हैं। पुराने ज़माने में गाँवों में पंचायत हुआ करती थी, वो मंदिर संबंधित होती थी। हमारे जितने भी समाज के कार्य हैं मंदिर संबंध में ही होते हैं, मंदिर में ही सब लोग जुड़ते हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जयपुर जैन समाज समिति के माध्यम से एक कॉलोनी में संपर्क करें। ये संभवतः कैसे हो, इसके लिए मेरा सुझाव तो ये है कि समाज समिति के, सभा समिति के 25, 30, 40 जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको 5-5 कॉलोनियाँ जिम्मे दी जाए। वो उनके अध्यक्ष मंत्री से संपर्क करें और वहाँ मीटिंग का आयोजन करें। वहाँ मीटिंग का आयोजन करके हमारे एजेंडे को बताया जाए। कम से कम विचारधारा आगे तो चले। उस समाज के लोग, उस पंचायत के लोग, उस कॉलोनी के लोग विचार को जाने तो सही कि हमें ऐसा करना है। ठीक है,
रिजल्ट उसका क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन उनमें विचार आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से हम 70 कॉलोनी 80 कॉलोनी के अंदर यदि 70-80 मीटिंगें होंगी और वहाँ जाके हम हमारी बात कहेंगे, चाहे उस मीटिंग में उस समाज के 10-20 लोग ही आते हैं, 25 लोग ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो विचार आगे जाना चाहिए। हो सकता है वो विचार आगे बढ़े। लोग सब चाहते हैं, अधिकांश लोगों से मिलते हैं, सब दुखी हैं, सब चाहते हैं कि ये व्यंजनों में, शादियों में फिजूल खर्चा होता है, सिर्फ नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उनको उस मीटिंग के माध्यम से यदि वहाँ समाज की समिति प्रस्ताव पास करती है तो उनको एक सहारा मिलेगा और ये कहेंगे कि नहीं, हमारे समाज ने, हमारी कॉलोनी की मीटिंग में तय हुआ है, हम इससे अधिक व्यंजन नहीं बनाएंगे। तो कम से कम सब नहीं, 2, 5, 10, 15 परिवार यदि आगे होंगे तो हमें एक प्रेरणा मिलेगी और एक हमारा सूत्र चालू होगा। आप एक मोटो लेके कीजिए। समाज की विसंगतियाँ बहुत है, धार्मिक सामाजिक कितनी विसंगतियाँ हैं, हम किस किस को एक साथ नहीं मिटा सकते। हम एक ही मोटो लें, एक इशू को ले लें, खाली शादी के व्यंजनों को, और ये सफल होने लगे तो आपके अन्य कार्य अपने आप सफल होंगे, अन्य कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होगी। मेरा तो कहना यही है। अंत में दृष्टता और कर रहा हूँ मैं कहने की कि मीटिंग का जो भी आयोजन हो उसमें कृपया आयोजक समय सीमा तय करें। हमारे मुख्य वक्ता, समाज के आने वाले और वक्ता, सभी का समय हो, उस समय सीमा से आगे नहीं जाएं। हमें ज़रूरत नहीं कि मीटिंग हमारी 3 घंटे 4 घंटे चले, चाहे वो 1.5 घंटे चले, 1 घंटे चले, लेकिन ठोस बात वहाँ होनी चाहिए और मतलब का सुझाव आना चाहिए, उस पर क्रांति होनी चाहिए। जय जनेम। 1 मिनट। धन्यवाद गंगवाल साहब। आपने जैसा भी हमें बताया कि कॉलोनी में मीटिंग होनी चाहिए, तो हमने जो लास्ट लेडीज़ वाली मीटिंग की थी उसमें हमने यही किया था। तो लेडीज़ ने हर कॉलोनी में हमें ये बताया कि वो अपनी अपनी मंदिर जी की जो कार्यकारिणी है उसमें ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगी और इस तरह से मीटिंग को आगे बढ़ाएंगी और जैन सभा समिति को सूचना देंगी। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आप लोग भी जो आए हैं उन सबके नाम आज हमारे पास हों, ताकि हम लोग जो अपनी नई पैनल बनाएं उसके साथ आपको सूचनाएँ भी दें और नए मीटिंग और कार्यक्रम आगे भी कर सकें। अंत में किसी ने, अशोक जी सोगानी अम्बाबाड़ी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अल्प शब्दों में कहें क्योंकि बेनारा साहब को बहुत देरी भी हो रही है। धन्यवाद। मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा। मंचासीन आदरणीय बेनाड़ा साहब, सेठी साहब, काला साहब, डॉक्टर साहब, बगड़ा जी और मेरे समस्त साथियों, जो 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ, वो जो मैं कहना भी चाहता था, अपने उद्गार प्रकट करना चाहता था। माननीय सेठी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि नियम, कायदे, कानून बनते हैं, गवर्नमेंट में भी बनते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट में कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, न्यायालय और पुलिस वाले होते हैं। इसी तरह समाज के अंदर भी अगर नियम कायदे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं तो उसके लिए कोई न कोई एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा। तो आपने बहुत ही मतलब कायदे की बात कही है जो अब तक हम नहीं सोच पाए और जिसको हम अब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, कि हमें एक छोटा सा संगठन बनाना है और पहले उसके घर जाके निवेदन करना है, फिर उसके शादी के घर जो मंडप है उसके बाहर जाके तख्तियाँ लेके खड़ा होना चाहिए गांधीवादी तरीके से, कि कृपया रात्रि भोजन नहीं करें, कृपया दिन में फेरे करें, कृपया अपने मेहमानों की संख्या को सीमित रखें। आज 2-2.5 हज़ार आदमी खाना खा रहे हैं जैन समाज के अंदर। पंजाबी के यहाँ शादी 2-2.5 हज़ार बोल दे तो वो बेहोश हो जाएगा। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 400-300 आदमी बस, इससे ज़्यादा। अरे ये परिवार का एक आपका कार्यक्रम है, उसको परिवार के रूप में रखो, मेले के रूप में क्या रखते हो आप। आज शादी में जाते हैं तो मैं मेरी बहू को ढूंढने के लिए मोबाइल करता हूँ कि बेटा तू कहाँ खड़ी है, मैं आ गया हूँ, तू घर चलना है तो यहाँ आ जाए इस पॉइंट पर। यह हालत है हमारी। जिसके यहाँ आप शादी में जाते हैं, आपके कोई अतिथि बन के जा रहे हैं क्या, आपका सत्कार होता है वहाँ, आइए खाइए और चले जाइए। और जो बड़े घर आने वाले हैं उन्होंने तो नौकर चाकर बैठा रखे हैं आपका लिफाफा लेने के लिए, उनको वो भी फुर्सत नहीं है कि आपका सत्कार स्वीकार कर लें। तो हम उस पर भी विचार करें कि हमने संख्या भी सीमित करनी है। आज बाराती 1500, 2000, ये तो संख्या हो रही है हमारी। फिर 1500 तो बाराती आ गए, 1000 मेरे खुद के हो गए, 2500 आदमियों का जीवन हो गया। तो ये तो मेला लग गया। उसमें आपका आदर सत्कार होता है क्या? बुफे में खाओ और घर जाओ।
पानी पिया तो पिया, नहीं पिया तो नहीं पिया। दूसरी जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने डाइवोर्स के बारे में बहुत अच्छी बात करी यहाँ पर, और हमारे समाज में ये जो रोग बढ़ता जा रहा है, वकील साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में, और एक जो वहाँ से थे हम अपने दुर्गापुरा से, उन्होंने वास्तविक स्थिति हमारे सामने रखी। उसमें भी मैं सेठी साहब के विचार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि उसकी लिए भी एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी यानी काउंसलर टाइप चीज़ हो, अपेक्स बॉडी हो हमारे जैन समाज की, जिसके अंदर सेठी साहब हैं, काला जी हैं, पाटनी जी हैं, किशनगढ़ वाले, इस तरह के जो प्रबुद्ध लोग हमारे समाज में जो ऊंचा स्थान रखते हैं, ऐसे 5-7 आदमी, 2-4 उसमें वकील। आपको मैं बताऊं कि 90% केसेस के अंदर डाइवोर्स में वकील पॉइंट्स बताता है कि ये पॉइंट्स रेज करिए आप इसके अंदर, तो आप जीत पाएंगे। अन्यथा ये जो असली बात बता रहे हो ना आप, ईगो वाली, उससे आप नहीं जीत सकते। आप कहो कि मेरे को सासू ने मारा, मेरे को ससुरे ने मारा, ये शराब पी के आता है, ये जुआ खेलता है, ये परिस्त्री के साथ गमन करता है, ये पॉइंट्स इसमें लगाओ आप, तो जीत पाओगे। नहीं तो फिर आप ये मत कहना कि मुकदमा हार गए। वास्तविकता में 90% नहीं तो 40-50% केसेज में ईगो वाला मामला है, क्योंकि लड़कियां भी कमा रही है। आज उनका भी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का पैकेज है, लड़के का भी पैकेज है, सब पैकेज में बावले हो रहे हैं, मोबाइल में बावले हो रहे हैं। दूसरी बात जो डाइवोर्स की सामने आती है, वो आती है ज़्यादा उम्र में शादियां। वो कोई एकदम नेकड़ बात नहीं कहना चाहता था यहाँ कोई, मैं कहना चाहता हूँ आज 20, 21, 25 साल की लड़कियां मोबाइल लेकर के, स्कूटर लेके कॉलेज जाती हैं। वो किससे संपर्क कर रही है, क्या कर रही है, मोबाइल पे किसको टाइम दे रही है, आपको पता है क्या? दूसरा, फिर आज हम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़कियां पढ़ लिख करके कुछ रोजगार भी कर ले, तो कुछ अपने विवाह के लिए पैसा भी इकट्ठा कर ले। तो जब ऐसी स्थिति के अंदर जाती हैं तो वो दूसरे जाति वालों से, लड़कों से मिलती है, मिलाप होता है, समझे ना आप। वो 8 घंटे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, रात्रि को 8 बजे उसके मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के आ रही है, बरसात में आ रही है, सावन में आ रही है, भादों में आ रही है, तो वो प्रेम प्रसंग चलेंगे, तो ये डाइवोर्स होंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के अंदर एक जो है कमेटी छोटी सी गठित हो, जिसमें 4-5 ये बड़े आदमी हो, 2-4 वकील हो। पहले उन दोनों परिवारों को बुलाएं, चाहे वो केसेस परिवार न्यायालय से ले लें, और फिर उनको इनवाइट करें और उनको समझाएं। अगर 100 में से 2 केस भी अगर समझ से आ गए और उन्होंने डाइवोर्स की एप्लीकेशन वापस ले ली, तो हमारे प्रयास सफल हो जाएंगे। थैंक यू। बेनाडा जी से अब हम उद्बोधन सुनना चाहेंगे कि अब ये सारी जो समस्या है उनका क्या निराकरण हो। साथ में अभी मेरे पास किसी ने ये कागज़ भेजा है जिसमें मैं आगे की बात बताती हूँ। उन्होंने लिखा है, उदाहरणार्थ भवानी निकेतन कार्यक्रम में 3 से 4 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गईं, जो कार्य अपने समाज के द्वारा ही किया गया है। मेरी आंतरिक इच्छा है कि यह रोका जाए। मैं स्वयं खुद एक छोटा व्यक्ति हूँ, इसलिए आगे आकर नहीं बोल पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, हाँ, भवानी निकेतन कार्यक्रम में ऐसा हुआ था कि उन मंडलों को साड़ी मिली थी, इसमें खुद को मिली, खुद को नहीं मिली। पर ये विषय अपन एक महिलाओं की अलग एक मीटिंग करते हैं, उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा एक और आया है जिसमें मुझे लिखा है कि तलाक जैसे विषयों को अवॉइड करें, और रात शादी विवाह, वही जो सारी बातें हैं हमारी, उसी तरह की चिट्ठी आई है। हमने इन सबको अपने पास संभाल के रखा है। अब हम बेनाडा साहब को सुनना चाहेंगे। मंच पर आसीन महानुभाव, सभी उपस्थित बहनों, भाइयों, माताओं, अभी सभी वक्ताओं ने
अपने अपने विचार यहाँ रखें। इस बात पर सभी सहमत रहे कि वास्तव में जिन चर्चाओं को लेके यहाँ हम लोग बैठे हैं वो सब बहुत आवश्यक हैं और उन पे विचार होना चाहिए। लेकिन मुझे अपने जीवन की एक बात ध्यान में आई। हमने अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने का विचार किया। जब उन बहुत सारे प्रोडक्टों को लेके हम बाज़ार में जाने लगे तो एक बहुत अच्छे मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ थे। उन्होंने हमें बताया इस तरह मत जाइए। किस तरह जाएं? उन्होंने ये बताया पहले एक प्रोडक्ट आप चला दीजिए, एक प्रोडक्ट आपका मशहूर हो जाएगा तो सारे प्रोडक्ट आपके अपने आप धड़ाधड़ बिकने लगेंगे। हमारे पास समस्याएं बहुत सारी आईं, लेकिन इन समस्याओं के हल करने में क्या होना चाहिए इस पे जो विचार आए, उन सब विचारों पर कुछ कंक्रीट काम करना बहुत टेढ़ा है। हम अगर ऐसा करें, पहले बहुत सारे विचारों में से पहले एक विचार को लेके आगे बढ़ जाएं और एक विचार हमारा सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाए, सब लोग कहें चलो एक बात हमने आपकी स्वीकार कर ली। अगर इतनी बात अगर हम स्वीकार करा लें पहले कि शादी दिन में होगी और फेरे दिन में होंगे, अगर इतनी बात हमने करा ली तो मिठाई विठाई की बात तो हम सब करा लेंगे। पहले एक मेन मुद्दा तो हम करा लें और सारी बातें तो बात की हैं। अब हमारे सामने ये मुद्दे तो 5 तो मेन मुद्दे आ गए, और भी मुद्दे आ गए और भी जो सुनने में आए सारे, खैर ठीक है। मेरा कहना क्या है, हम सब मिलके पहले एक मुद्दा कर लें और मुद्दों को गौण करें। वो मुद्दे भी ज़रूरी हैं। पहले एक काम अगर हमने कर लिया और हमने अपनी छाप बना ली तो हमारा काम बहुत बन जाएगा। और उसके बारे में अभी गंगवाल साहब का जो प्रपोजल था मुझे बहुत ठीक और अच्छा लगा। हमें करना क्या चाहिए, यहाँ जयपुर में 50, 60, 70 कॉलोनी हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोगों की जैनियों की हालत बहुत ख़राब है। किस मामले में ख़राब है? हमारे पास चाहे दिगंबर जैन महासभा हो, चाहे महासमिति हो, चाहे कोई हो, प्रस्ताव सब पास करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक पे भी नहीं होता। मैं तो देखता हूँ इतनी गोष्ठियाँ होती हैं, विद्वत परिषद भी आ गई, शास्त्रीय परिषद भी आ गई, जो प्रस्ताव रखने वाले हैं, जो अनुमोदन करने वाले हैं, वो भी उस पर नहीं चलते। अरे बहुत टेढ़ा काम है। यहाँ बैठ के बात कर लेना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत आसान, और यहाँ के बाहर निकल के उन्हें इम्प्लीमेंट कराना बहुत दिक्कत। मुझे बताइए, अभी सब 5 कमेटियों ने जो अपनी दिगंबर जैनों की हैं, उन सब की एक बड़ी कमेटी बनी। उन्होंने ये पास किया कि जिस मंदिर जी में जो आमनाए है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। बोलिए कामयाबी है क्या? कितने मंदिरों में बदलाव, धनाधन बदलाव हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। प्रस्ताव पास करने से क्या होता है? हम एक काम के पीछे जुट जाएं, प्रस्ताव पास करें, पर सोचें ये कामयाब कैसे होगा, अन्यथा कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्या करें? गंगवाल साहब ने ठीक बोला, मैं और थोड़ा उसे रिफाइन करूँगा। हमें करना ये चाहिए, अगर यहाँ 50, 60, 70 कॉलोनी हैं, हर कॉलोनी से 3-3, 4-4 मेंबर लें और उनको लेके एक अच्छी खासी कमेटी बनाएं। अभी सेठी जी ने ये कहा था, जब उनकी पत्रिका आ जाए तब उनके पास जाएं और उनसे निवेदन करें। मैं थोड़ा और ज़रा ठीक करना चाहूँगा, हालांकि मुझे करना तो नहीं चाहिए। मेरा निवेदन क्या है, आप एक समाज में मान लो 100-200 फैमिली रहती हैं और वहाँ के 3 या 4 मेंबर हमारी समिति से जुड़ें। उन्हें मालूम है अब इसके यहाँ शादी होने वाली है, शादी होने वाली है, पहले ही पहुँच जाएं। जब उन्होंने कार्ड में लिख दी सारी बातें और फिर आप पहुँचेंगे तब चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारी कॉलोनी में मान लो 100-150 घर, 200 घर हैं जैनियों के,
और आप 4 आदमियों को काम सौंपा गया, अपनी जयपुर जैन महासमिति के 4 मेंबर बने, उनका कर्तव्य है मालूम पड़े सोई उनके घर जाएं। भाई साहब आपके यहाँ सुना शादी अगले महीने होने वाली है, हाँ भाई साहब कैसे करेंगे ज़रा बताएं तो सही, रात में रखेंगे क्यों रखेंगे, देखिए ये चीज़ें अच्छी हैं या नहीं, अच्छी हैं दिन में कर लीजिए ना, अगर मालूम पड़े वो थोड़े थोड़े ढीले पड़ रहे हैं तब ज़रा थोड़ी कमेटी के और लोग आएँ, वो उनके पास जाएं और उनको प्रेशर करें। एक एक को बदलेंगे तब जाके काम हो पाएगा, नहीं बातें रह जाएंगी, काम कुछ नहीं होगा। और जो बदल ले उसके बारे में रिपोर्ट पेश होनी चाहिए, इतने इतने घरों में हमने बदलाव किया। अभी देखें आप हमारे आगरे में, मैं तो आगरे का हूँ, आगरे में इतनी बड़ी समाज नहीं, लेकिन फिर भी हमारे आगरे में 15-20 हज़ार लोग हैं, कुल जैन संख्या होगी शायद 2,500 घर होंगे। इतनी सबकी हमारे यहाँ सारी समाजें हैं, उनकी अलग अलग कमेटियाँ हैं, नियमों का पालन किसी के यहाँ नहीं होता। हम दिगंबर जैन खंडेल वालों ने एक नियम पास किया था कि जब किसी के यहाँ कोई डेथ हो तो उसकी 13वीं में लोटे से बड़ा बर्तन नहीं बांटना। तो एक महिला जो सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी मतलब हर मामले में, व्यापार में, पैसे में और समझिए अपने रुतबे में, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं अपने मरने से पहले ही अपनी 13वीं कर दूं तो क्या करोगे? बहुत मुश्किल, हाँ बहुत मुश्किल, ये क्या तमाशा, ऐसा कैसे होगा? तो हमें बस जो हम उस कमेटी में जो 4 मेंबर आए हैं, वे 4 मेंबर उनके घर जाएं, भाई साहब आपके यहाँ शादी है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और पहले से ही उनका मन बनाएं। और नहीं मन बनाएं तो सेठी जी को बुलाएं, काला जी को बुलाएं, अभी आपको बुलाएं, सबको बुलाएं कि ज़रा इनसे बात करनी है साहब, वो नहीं मान रहे हैं। अगर एक काम आप ठीक कर लेंगे ना, आगे के सब मुद्दे ईजी हैं, एक काम टेढ़ा है। अच्छा मन में अगर आ जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। शादी आपको दिन में करनी है, कोई आपत्ति नहीं, सर्दी हो या गर्मी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एयर कंडीशनड हॉल बहुत मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है? एक बात और, शाम की दावत से अगर बचना है तो दावत सुबह की रखिए ना, डिनर। हमारे आगरे में तो अब जितनी फैमिलियां हैं ना, लंच कोई नहीं रखता, नहीं सब लंच रखते हैं, डिनर कोई नहीं रखता। उन्होंने नियम बना लिया, दावत समय 12 बजे से 3 बजे तक। जी ये पिछले 5, 6, 7 सालों में हाँ आया। जब इसमें बहुत किया तब लोगों ने क्या किया, हाँ ठीक हम लंच रखेंगे डिनर नहीं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लंच रखें डिनर नहीं रखें? कि भाई आप हमारे यहाँ 1 से लेकर 4 तक आ जाइए, 1 से लेकर 4 तक आएंगे तो आपके फेरे भी दिन में होने की बात बनेगी और सारी बात बन जाएगी। और रात्रि की निकासी है तो फेरे दिन में कैसे कर पाएंगे? हम खुद सोचें, निकासी के बाद ही तो फेरे होंगे, जयपुर में पहले तो फेरे होते नहीं, अब निकासी आप रात की करेंगे तो फेरे कैसे होंगे? या फिर उनसे ये रिक्वेस्ट करें, आप फेरे मॉर्निंग में रख लीजिए ना 7 बजे के, विदा तो कल की है ना, मॉर्निंग में रखें, नहीं तो आप ऐसे रखें। थोड़ा मन बनाएंगे तो काम बनेगा। एक बात आगम की दृष्टि से बताऊं, शास्त्रों में रात्रि की पूजा का कोई उल्लेख किसी भी शास्त्र में मिलता ही नहीं। आप रात्रि पूजा कराएं, रात्रि फेरे कराएं, मैं तो कराऊंगा, एक तरह से आप उनकी शादी में थोड़ा विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, क्योंकि ये पाप कार्य है। और रात्रि में भी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अभी एक शादी जयपुर में हुई है, उस शादी में फेरे हुए रात को 2 बजे से 3 बजे तक। सोचो तो सही क्या हो रहा है ये, हम कैसे जैनी हैं? हमारी कोई बॉडी नहीं, बिल्कुल ठीक कहा सेठी जी ने, हमारी कोई बॉडी नहीं जिसका हुक्म चलता हो। मैंने तो देखा सिखों ने एक नियम पास किया, कोई भी लेडी स्कर्ट और पैंट पहन के गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं करेगी। मजाले कोई प्रवेश कर जाए, आज कोई प्रवेश करने वाला नहीं। हमें इस काम के लिए ये करना चाहिए। और दूसरी बात, जयपुर में जहाँ जहाँ चातुर्मास हो रहे हैं
वहाँ वहाँ उन सब मुनि महाराजों से मिलकर ये कहना चाहिए, महाराज इन चातुर्मासों में इस विषय पे बहुत जोर देना है कि आगे शादियाँ सब दिन में करें, अपने फेरे दिन में ही कराएं। आज हमसे ज़्यादा आज उनका प्रभाव है, उनके प्रवचन, और बहुत जगह मैं समझता हूँ जयपुर में 2, 4, 5 जगह तो होंगे ही होंगे चातुर्मास। 7 फाइनल हैं। अगर 7 स्थानों में इन चीज़ों पे जोर दिया जाए और साधु संत सब बिल्कुल एक स्वर से कहें, नहीं शादी दिन में ही होगी, दिन में करने का नियम लेना है, अगर करेंगे तो हमें बहुत सफलता मिलेगी, बहुत अच्छा काम होगा। रात्रि की पूजा आगम से बिल्कुल निषिद्ध है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरा विषय आया था, सेठी जी कह रहे थे कुछ पेनल्टी लगे, मुझे डर है। पेनल्टी का अभी युग नहीं। हमें क्या करना चाहिए, पहले हम प्यार से काम तो करें। प्यार से मैं समझता हूँ काम हो जाएगा। हमारे आगरे में तो प्यार से काम हुआ है, अभी 30-40% तक आए हैं और ये काम बहुत अच्छा हुआ है। अगर प्यार से काम करेंगे तो होगा। डर पहले था समाज का, पंचायत का, समाज से बहिष्कृत करने का। आज कोई पंचायत ही नहीं, डर किसका होता है? कोई किसी की सुनने वाला है ही नहीं। कुछ बात ये आई थी, अन्न की चिंता। अब हमारी शादी में आने वाले लोग कुछ अन्य बिरादरी वाले हैं, अब उनको तो रात्रि भोजन कराना ही पड़ेगा। नहीं, ये अपनी बात मुझे ठीक नहीं लगी। एक बारात हमारे यहाँ रांची से आई, हमने उसमें लिख दिया था नीचे, कृपया रात्रि में भोजन का अनुरोध ना करें। इतना देखना था कि जो सिर्फ लड़के के पिताजी थे वो मेरे पास आए, मुझसे बोले आपने ये क्या लिख दिया? मेरे पास तो रांची के बड़े बड़े कपड़े वाले मेरे साथ आए हैं, वो सब तो रात्रि भोजन करते हैं। मैंने कहा मुझे आप मिलवाइए। मैं उनके पास गया, और मैंने उनसे निवेदन किया, आपको हमारी इस पंक्ति पर कोई आपत्ति है क्या? उन्होंने स्पष्ट क्या बोला, नहीं, हम तो ये मान के आए हैं कि जैनी के यहाँ बारात जा रही है, रात्रि भोजन मिलेगा ही नहीं, इसमें हमें आपत्ति क्या हो सकती है? और वो लड़के के पिताजी मेरा मुंह देख रहे थे। मैंने कहा और 1-2 से मिलवा दीजिए। बोले नहीं साहब ठीक है, फिर तो कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर चलेंगे ना तो काम बनेगा। कहने वाले नहीं कहेंगे। आप जब स्वयं ढीले पड़ेंगे तो क्या होगा? अभी मैंने सुना है शायद इस वर्ष किशनगढ़ में ये प्रस्ताव पास हो गया है, किशनगढ़ में हो गया है, अब दिन में ही सारा काम होगा। और बहुत बढ़िया शादबादवती माता जी ने ये प्रस्ताव पास करा दिया और अशोक जी पार्टी ने खुद खड़े होकर हाँ करा दी। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। बहुत नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर साधु लोग आगे आएंगे ना और वो प्रतिज्ञा कराएंगे तो बड़ी कामयाब होगी। इसलिए उनके सहारे हम चलें तो बहुत बढ़िया बात बन जाएगी। अन्य धर्म में शादियों की जहाँ तक बात है, उसके लिए प्रपोजल बहुत अच्छा आया, हम संस्कार दें। अब संस्कार दें कैसे? बहुत टेढ़ा काम। अगर पाठशालाएं खोलते हैं तो पाठशाला में हम लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। अभी सांगानेर से हम लोगों ने इतनी पाठशालाएं खुलवाई थी, जब बच्चे उनमें कम हुए, उनके माता पिता से मिले तो माता पिता क्या कहते हैं, साहब पढ़ाई का समय है, बच्चा ट्यूशन जाता है। और एक्चुअली उनका कहना भी ठीक है, बच्चों पे इतना प्रेशर है, क्या करें? माता पिता संस्कार दें, माता पिता संस्कार दें, ये भी काम बड़ा टेढ़ा, क्योंकि माता पिता स्वयं स्वाध्यायी नहीं। क्षमा सागर जी महाराज से एक दिल्ली वाले सज्जन ने एक प्रश्न किया था, महाराज हमारे बच्चों में संस्कार क्यों नहीं? क्षमा सागर जी महाराज ने उनसे पूछा, क्या उनके माता पिता संस्कारित हैं? बेचारे उन मुंह नीचे हो गया उनका। जब आप स्वयं संस्कारित नहीं तो बच्चों को क्या संस्कारित करेंगे? जो संस्कारित हैं, जो आचार्यों से साधुओं से जुड़े हैं, उनके बच्चों में संस्कार आज भी हैं। हम उन्हें संस्कारित करें, हम उन्हें घर में संस्कारित करें, जैसे बने वैसे करें कि भाई ये तुम्हें आदतें ये सब छोड़ो, इनमें लगो, थोड़ा धर्म का भी ध्यान रखो, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा गोष्ठियों में बैठो, कुछ करो, तब तो बात बने। अगर संस्कार नहीं होंगे तो वही वाली बात होगी।
अभी इसमें एक बिंदु दिया हुआ है, उन्हें कैसे बताएं कि हम जैनी क्यों, जैन धर्म में क्या विशेषताएं हैं। आप स्वाध्याय गोष्ठी में उन्हें भेजेंगे तब तो बात बनेगी, नहीं तो क्यों बनेगी। मैं एक बार दिल्ली में गया था। दिल्ली में जो पाठशालाएं लगती हैं उनको पढ़ाने वाले वहाँ 150 विद्वान थे जो गर्मियों में वहाँ पढ़ाते हैं। गर्मियों में वहाँ सब जगह लगती है नैतिक विकास संगठन वालों की। अब वो जो विद्वान सब इकट्ठे हुए एक हॉल में, उन विद्वानों ने मुझसे प्रश्न किए, आप बताएं जैन धर्म की विशेषताएं क्या हैं, आप बताएं क्या भगवान आदिनाथ 3000 फुट के थे। ये सब बेकार की बातें। महाराज दही खाते हैं, दही तो बिना बैक्टीरिया के जमता ही नहीं, ये सब बेकार। दही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं ये। अब उन्हें समझाएं कैसे। और समझाने के लिए अगर पाठशाला चलाएं, उनमें आप भेजते नहीं। मंदिरों में देखें, हम मुनि महाराजों के पास देखें, प्रौढ़ और वृद्ध लोग तो आते हैं, युवा का नामो निशान नहीं। युवा लोग कब आते हैं, जब मनोरंजन के प्रोग्राम रखते हैं। 10 लक्षणी के 10 दिन में प्रोग्राम में एक भी युवा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। और जहाँ संस्कार वो आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सो ही सब बच्चे आएंगे। हम उन्हें कैसे ज्ञान दें। हमें इस बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए। निदान तो हर चीज़ का है, लेकिन बड़ी मेहनत, बड़ा समर्पित व्यक्तित्व चाहिए। एक भी आदमी नहीं मिलेगा हमारे पास। मैं कहता हूँ हर मंडी में से अगर 2, 3, 4 नाम लेना चाहेंगे ना, तो लोग नाम लिखाने वाले नहीं मिलेंगे। नाम लिखाने वाले मिलेंगे तो काम करने वाले नहीं मिलेंगे। काम करने वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा तो है, करे कौन फिर उसको। काम कैसे बनेगा। संस्कारित जब तक नहीं होगा ग्रुप हमारा, तब तक कुछ काम होने वाला नहीं। हम तो और लोगों के यहाँ जाके देखते हैं। एक बार वहाँ फुटपर्थी जाने का मौका मिला, हजारों लोग फ्री सेवाएं कैसे देते हैं पूछो नहीं। झाड़ू लगा रहे हैं, जूते उठा रहे हैं, सारे काम करते हैं। ब्रह्म कुमारियों में जाके देखा क्या सेवाएं कर रहे हैं लोग बाग। मैंने उनसे पूछा आप क्या वेतन लेते हैं। हम तो फ्री सेवा देते हैं। और हम लोग समर्पित व्यक्तित्व वाले नहीं। समर्पित लोगों का एक ग्रुप अगर बन जाए और 150-200 लोगों का ग्रुप बन जाए, तो जयपुर में आप जो चाहें वो करके दिखा सकते हैं। एक्चुअली मैं जयपुर का नहीं, मुझे जयपुर की धारा मालूम नहीं, लेकिन हमारे आगरे में तो मुहूर्त के अलावा एक भी शादी नहीं होती। आगरे में जैन हो या अजैन, मुहूर्त के अलावा वहाँ एक भी शादी होती ही नहीं बिल्कुल। अभी एक चर्चा यहाँ, हाँ ठीक बात है, ठीक। एक अभी प्रश्न आया था बड़े बड़े पंफलेट के बारे में। एक महान भाव ने बिल्कुल ठीक बोला था, उनको छपाना हमारे हाथ में नहीं। पब्लिसिटी का क्या मीडिया होगा हमें मालूम नहीं। क्यों, वो भाई हमारा अधिकार नहीं, वो अधिकार उनका है। वो अपनी मर्जी से छपाएंगे। और एक चातुर्मास की पत्रिकाएं 10-10, खर्चा कितना, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, क्या पूछो। हमें आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कुछ शिष्यों के पास जाता हूँ। नियम सागर जी महाराज हैं, उनके पास गया। पहला चातुर्मास पूना था। मालूम पड़ा वो निमंत्रण पत्रिका ही नहीं छपाते। अपने पूरे कार्यक्रम में एक भी बोली नहीं लगवाते। वो कहते मैं इसलिए नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि आपका पूरा गांव मुझसे कुछ सीख ले। पहले वो तेरदाल में थे, मैं तेरदाल गया। मैंने उन लोगों से पूछा महाराज जी के चातुर्मास में कितना खर्च हुआ। साहब 1 पैसा भी नहीं। आप लोगों ने कितना चंदा किया, 1 पैसा भी नहीं। महाराज यहाँ ठहरे हैं, तेरदाल की पूरी समाज प्रवचन सुनने आती है, पूरी समाज, लेकिन एक बोली नहीं, 1 पैसा खर्चा नहीं, 1 चंदा नहीं। हो तो ऐसा, पर हो कैसे, क्यों, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। लेकिन हम चर्चा क्या करें। लेकिन प्रश्न है ऐसे निमंत्रण पत्रों का किया क्या जाए। इस बारे में चर्चा महाराजों से हुई। उनका कहना क्या है, देखो इन चीज़ों के लिए हम 2 ही कार्य कर सकते हैं। आपके पास किताबें कुछ पुरानी हो जाएं, गल जाएं, आपके पास शादी के निमंत्रण पत्रों में मंगलम भगवान वीरो लिखा हो तो आप क्या करेंगे। आपके यहाँ निमंत्रण पत्र चातुर्मास वगैरह के आ जाएं तो उन्हें क्या करें। 2 काम कर सकते हैं।
या तो नदी में प्रवाहित करें, जल विसर्जन, या अग्नि में उनका विसर्जन करें, और तीसरा कुछ नहीं हो सकता। आजकल क्या हो गया, आजकल जितने निमंत्रण पत्र हो गए सब हो गए लेमिनेटेड। अगर पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी में गलेंगे नहीं, फिर जी केमिकल से जीव हत्या होगी। फिर क्या करें, अग्नि समर्पित करें। अरे साहब हम आग में जलाएं कैसे, जलाएं नहीं, समर्पित करें। पिताजी को हम आग में जलाते नहीं, पिताजी का संस्कार करते हैं। अगर इन्हें हम संस्कारित नहीं करेंगे तो इसके अलावा और हमारे पास है भी क्या, वो ही करेंगे, और कोई रास्ता भी तो नहीं है इसके अलावा। जहाँ तक रात्रि में अभिषेक की बात है, ये प्रथा तो एकदम गलत। अगर ऐसा होता है तो मैं कह रहा हूँ जितने महानुभाव यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी समाज में ये प्रथा बिल्कुल ठीक कराएं। ये प्रथा हमने तो कहीं देखी नहीं, हमने तो पहली बार सुनी कि रात्रि में संगी मंदिर का जो अभिषेक होता है ना, वो शाम को 5:30-6 बजे पूरा हो जाता है, और अभिषेक के बाद वहाँ खाना पीना और होता है। इसलिए अगर अभिषेक वाली कोई चर्चा है ना, तो वो तो बिल्कुल अभिषेक वाली चर्चा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अभी काला जी ने कहा, सुने ध्यान से, अभी काला जी ने कहा कि जो मेरे पास निमंत्रण पत्र आते हैं उनको मैं श्रेडिंग मशीन से काट देता हूँ। नहीं, बिल्कुल उपयुक्त नहीं। आप महाराज की फ़ोटो को श्रेडिंग में काटेंगे कैसे? नहीं, वो तो नहीं बनेगी बात। मेरा नम्र निवेदन है, वो बात तो नहीं बनेगी। श्रेडिंग मशीन तो उसके टुकड़े कर देती है, कट 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 कट। नहीं, वो तो नहीं बनेगी। हाँ, विसर्जन तो कर सकते हैं, लेकिन काटने की बात, श्रेडिंग मशीन की बात नहीं बनेगी। नहीं, कवर तो चढ़ाएंगे, कवर चढ़ाने में भी उसे आप कैंची से काट पीट के ठीक करेंगे, और वो भी अगर मान लीजिए 1-2 साल में बेकार हो जाएगा, तब फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए हमें करना क्या है एक्चुअली, अगर हमने रात्रि की बजाय दिन की बारात और दिन का खाना कर दिया तो हमारा व्यंजनों पे कंट्रोल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जी दोबारा बोले, बचा हुआ खाना, हाँ ठीक बात, बचे हुए खाने को ज़रूरतमंदों के पास भेज दें। अभी हमारे सांगानेर में एक विकलांगों का वो है स्कूल, उसमें दे दें, और कहीं भी दे दें, उसमें कोई बात नहीं है। उसका सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन सबसे ज़रूरत, मैं आपसे कह रहा हूँ संयोजक महोदय से, मान्यवर, सबसे ज़रूरी है, आपके सारे प्रपोजल बहुत अच्छे हैं, सारे काम बहुत ठीक हैं, होने चाहिए, पहले एक एक को लेके चलें। अगर सबकी मर्जी बने तो, अगर एक काम हो गया, आपने सब जगह 4-4 आदमियों की कमेटी बना दी और एक काम आपने 1-2 साल कर लिया, तो ये हो जाएगा कि जयपुर जैन सभा समिति अब बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। फिर आप जो बोलेंगे ना, सारे काम हो जाएंगे। पहले एक में अपना सिक्का अपने को जमाना चाहिए, और ये आसानी से हो जाएगा। 4-4 समर्पित लोग मिल जाएं और काम बिल्कुल होगा, और काम बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और अभी जैसा बोला सेठी जी ने, अगर जयपुर में हुआ तो आसपास तो हवा से काम हो जाएगा। सही बात है, इतनी बड़ी समाज, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समाज है, मालूम पड़ेगा ना जयपुर में हो गया तो छोटे मोटे में तो यूं ही हो जाएगा। इसलिए अगर हमें इसको अपने यहाँ के अलावा और जगह भी फैलाना हो, हम अच्छी तरह संगठित हो के इस काम को करें। मैं आगरे का हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई काम दिया जाएगा तो मैं इस काम को ज़रूर पूरा करूँगा। क्यों? अच्छा काम है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारे मस्तिष्क से यह बात निकाल दी कि रात में फेरे करें, क्योंकि दिन में फेरे करना ही धर्म सम्मत है और जैन धर्म का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है। जो लोग बाहर जा रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था है वो प्लीज़ लेकर जाएं। मेरे पास एक कागज़ आलोक जी का आया है, तो उन्होंने कहा है कि आज इसकी शपथ लें। तो आलोक जी कहाँ हैं?
आलोक जी, हम किसी से ज़बरदस्ती शपथ नहीं कराना चाहते, सर्वसम्मति से सब अपने, अभी हम शपथ का कार्य नहीं करना चाह रहे। हाँ, ये जो कागज़ है इस पे आप अपने व्यूज़ लिख के नीचे नाम और एड्रेस फ़ोन नंबर हमको लिख के छोड़ के जाएं। ये कागज़, ये अच्छा, कागज़ आप सभी ले लें, इसमें अपने सुनिए। व्यूज़, नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस लिख के जाएं। जो आप सभी का जो हमारी इस सभा में, हमारे इस कार्यक्रम में समर्पित भाव से जुड़ना चाहें, वे स्पेशली ये लिख कर जाएँ, हमारे पास उनका पता छोड़ कर जाएँ, ताकि हम उनसे आगे कांटेक्ट कर सकें। आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि विनय जी सोनी एक बार पूर्ण सभा को और हमारे सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। 1 मिनट, बस 2 ही मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। प्लीज़ सिर्फ 2 मिनट का टाइम लेना चाहूँगा। धन्यवाद का काम सौंपा गया है मुझे। परम श्रद्धेय रतनलाल जी साहब, आदरणीय NK सेठी साहब, समाज सेवी विवेक जी काला साहब, डॉक्टर सनत कुमार जी साहब, आप सबका यह समिति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। मैं चाहता हूं कि इस संस्था ने जो बीजारोपण किया है, आज आप सबने आकर इसे सींचा है, पानी डाला है, खाद डालने की ज़रूरत है, ताकि ये पौधा बड़ा बन के वट वृक्ष बन जाए और समाज हित में कुछ काम कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।